हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने जो अभी है वो जो भी सारे एमसीक्यूज़ हैं या पास्ट पेपर्स हैं उनकी एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज जो है मेरे पास वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बायोलॉजी लेक्चर की जो टेस्ट हुई थी 2021 में, उसका आज जो है पार्ट नंबर 1 है जो मैं आपके साथ यानी कि डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो यानी कि इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर एनाफिलस मॉस्किटो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक पे यहाँ पे पूछा गया है कि वेक्टर, ये वेक्टर खुद है यानी कि एक सवाल है, ठीक है। वेक्टर यानी कि क्या होता है, एक्ट एज ए व्हीकल यानी कि ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बनता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, या एक्ट एज ए व्हीकल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वेक्टर, जो मतलब थर्ड पार्टी तो रेज इन्वॉल्व उसको वेक्टर कहते हैं। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मतलब वो एनाफिलस मॉस्किटो, तो ज़ाहिर है हमारे पास ये मशहूर जो है वो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो है इट इज़ काज्ड बाय एनाफिलस मॉस्किटो। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू वायरस, यानी कि डेंगू वायरस जो होता है वो भी एक मॉस्किटो की बात पर, वो कौन सा होता है, एडिस एजिप्टी जो होता है वो फिर क्या करता है, ये जो है वो डिजीज़ काज करवाता है। तो कहने का मकसद ये होता है कि मलेरिया जो है वो इसमें यानी कि एनाफिलस मॉस्किटो जो फीमेल होती है वो यानी कि इसको कैरी करती है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। देखें, पहले 1 किंगडम सिस्टम आया, 2 किंगडम सिस्टम आया, 3 आया, 4 आया, फिर बाद में 5 यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आई उसको यानी कि एक्सेप्ट किया गया। ये असल में दी गई 1969 में बाय रॉबर्ट एच विटेकर ने, यानी कि इसको क्या किया था, इस थ्योरी को यानी कि या इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, जो अभी तक यानी कि हमारे पास यानी कि वो चल रही है। रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म को उनको 5 किंगडम में यानी कि क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमारे पास द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग टेक्सानॉमिक इन्फॉर्मेशन लॉजिकली। जब आप लॉजिकली किसी टेक्सानॉमिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, मतलब क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें हम जो मेथड है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिकली हम यानी कि उनको यानी कि अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, या टेक्सानॉमिक जो भी हियरार्ची होती है उनके अंदर रखते हैं, यानी कि लॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिकली। जब हम उनको यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको क्या कहता है, सिस्टमेटिक। ए स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। किसी सैंपल के बुनियाद पे यानी कि किसी स्टेटमेंट को हम देखेंगे भाई कितनी वो वैलिड है या नॉन वैलिड है, अगर ठीक है कि नहीं है, तो वो जब हम स्टेटमेंट करते हैं तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। यानी कि स्टैटिकली हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब जाके हाइपोथेसिस का तो आपको पता है कि यानी कि एंड स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट यानी कि गिवन बाय साइंटिस्ट। तो स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस होता है उसमें हम यानी कि बाय यूजिंग सैंपल उस चीज़ को फिर हम दोहराते हैं कि भाई वो जो चीज़ कही गई है अदर वो ठीक है या नहीं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे यानी कि सवाल आते हैं। एक तो इसको डिस्कवर किसने किया था, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक ये सवाल होता है। दूसरा ये कि भाई एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तीसरा अभी इसके साथ ये कि इसके अंदर वाटर परसेंटेज कितनी होती है, तो वाटर परसेंटेज होती है वो 70% टू यानी कि 80 तक क्या करती है, वो के वेरी करती है। अब इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा वाला है, 80% यानी कि वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये सारा जो सेल होता है उनको रिंस भी यही करता है, वॉश आउट भी यही करता है, सारी चीज़ें भी यही प्रोवाइड करता है। एन ऑर्गेनेल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये देखें इन्होंने नाम तो ऑर्गेनेल दिया है, हालांकि सेलुलर एक आउटर यानी कि मतलब लेयर तो काम करती है। तो इसमें पूछा गया एन ऑर्गेनेल एब्सेंट, अभी कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है। अब ऑर्गेनेल ऐसे दिए गए हैं जैसे आप मतलब सेल वाल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रियम है। तो जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, राइबोसोम भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो सेल वाल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। अभी ये तो बहुत मशहूर यानी कि क्वेश्चन है, यानी हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि कॉन्ड्रोसोम्स की बनी होती है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। हम एरोबिक रेस्पिरेशन का हम इसको सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। या ये वो जगह होती है जहाँ पे क्रेब साइकिल भी होती है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी साइकिल भी
ओके होती है, ठीक है। तो ये सारा इनकी वजह से ये मशहूर है, किसने दिया था और इसको कौन सा कलर यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। तो सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो किसके साथ हैं, इसके साथ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स। ये पूछा गया कि भाई ईपीमर्स का एग्जाम्पल क्या है। असल में ईपीमर्स होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स विच यानी कि ओनली डिफरेंट या वेरी इन ओनली वन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। देखें सबसे पहले ईपीमर्स वो होते हैं जिनका जो मतलब फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वेरी ओनली पोजीशन ऑफ वन OH ग्रुप। जब OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ईपीमर्स, ठीक है। जैसे मतलब वो होता है हमारे पास आइसोमेरिज्म में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 यानी कि फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल था कि भाई कौन सा वाला है जो वो ईपीमर्स का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो उन्होंने जवाब दिया है कि यानी कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अच्छा कहीं कहीं पे यानी कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज देता है, यानी कहीं कहीं पे क्या होता है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कोई डी क्या है तो डी कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। एक होता है एल यानी कि लीवो रोटेटरी। उसके बाद एक विच रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी कॉल्ड वेरिएबल रीजन। अच्छा एंटीबॉडी जो होती हैं उनके रीजन्स होते हैं, जो सबसे वेरिएबल जो रीजन होता है वो असल में होता है उसको कहा जाता है FV रीजन, FV रीजन। अच्छा ये सारे रीजन्स में से क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रीजन भी यही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, FV रीजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक यानी कि द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अभी देखिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक सवाल ये आता है अमाइनो एसिड्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं और बिल्डिंग प्रोटीन यानी कि क्या करते हैं फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड। अब इसमें पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट कौन है, सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। अगर आप उनकी शक्ल को देखें तो ये कार्बन होगा, फिर यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बोऑक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पे NH2 होगा। तो यहाँ पे ओनली यानी कि हाइड्रोजन होगी, यानी कि ये रेडिकल ग्रुप है जिसमें मतलब सिंपल किस्म की एक कॉम्बिनेशन हो, कोई खास मिथाइल इथाइल या कोई प्रोपाइल कोई भी ग्रुप ना हो, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन, बहुत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ। अच्छा जो सारे अमाइनो एसिड हैं वो वेरी करते हैं R ग्रुप पे, रेडिकल ग्रुप में अदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जितना कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उतना वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स टाइप हो। 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी यानी कि बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स बट बेस्ट अंडरस्टूड ड्यूरिंग डैश स्टेज। अब आपको पता होना चाहिए जब हम माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज होती है, अगर आप चाहते हैं कि भाई क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को अच्छे तरीके से देखा जाए तो माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें आप अच्छे तरीके से यानी कि उनकी मार्फोलॉजी को है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। किसको स्टडी कर सकते हैं, इसको क्रोमोसोम की शक्ल को। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फास्फोलिपिड। अब देखें हालांकि जो MCQ दिया गया है इसमें वो ये दिया गया है कि स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड स्टीरॉयड। अब हम कहेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो सही सवाल है वो लेसिथिन है और ये पाया जाता है किसके अंदर, एग याक के अंदर, ठीक है। जो येलो कलर की होती है एग याक उसके अंदर ये पाया जाता है जिसको लेसिथिन का। अच्छा लेसिथिन के साथ अगर सेफलिन हो तो वो भी क्या है, सेफलिन, तो वो भी क्या है, वो फास्फोलिपिड है। ये दोनों अगर साथ में हो तो आप बहुत कर दीजिएगा। उसके बाद इन इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें यानी कि एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है। सेल के अंदर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें वो चार्ज पार्टिकल्स, लार्ज मालिक्यूल्स, हेवी मालिक्यूल्स जब चले जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसमें यानी कि एनर्जी रिक्वायर होती है, तो उसको कहा जाता है एक्टिव पर्सन। यानी कि अगर ऐसा है कि जिसमें एनर्जी नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। DNA एंड हिस्टोन्स टुगेदर फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड। जब DNA और हिस्टोन आपस में मिलते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स तो होता क्या है, जब H1 H2A H2B H3 जो होता है, नहीं H2A H2B H3 H4 जो होते हैं वो ऑक्टामर्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो क्या जाकर बनता है, और यहाँ पे H1 जो होता है वो लिंकर यानी कि प्रोटीन तौर काम करता है, तो ये क्या बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब प्रोटीन पे DNA जो है वो कॉइल करता है यानी कि
तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। वो न्यूक्लियोसोम्स आगे बन जाकर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोलिनॉइड। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हम, ठीक है। तो ये सही है न्यूक्लियोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन इराडिकेटेड, कि भी नीचे दी गई सारी बीमारियों में से या जो कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसको बस ख़त्म किया चुका है, कि यानी कि मिसाल तौर यानी कि जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, स्मॉल पॉक्स है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है या हेपेटाइटिस। अगर आप स्मॉल पॉक्स को देखें तो उनको कम्प्लीटली क्या किया गया है, वो कंट्रोल किया गया है, इराडिकेट किया गया है, ठीक है। तो ये एवरीडे साइंस का भी सवाल है। उसके बाद एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। मतलब ये पूछ रहा है कि भी कौन सी नेचर की ये डिजीज़ेज़ हैं। इसमें जो नेचर ऑफ जो डिजीज़ है वो असल में क्या है, ये ना डिफिशिएंसी डिजीज़ है, ना फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है, या नॉन इन्फेक्शियस। ये असल में क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स है। नाइट्रेट्स क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लांट्स इसी कंडीशन में इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, जब वो उनको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, उसको असल में क्या कहा जाता है, तो इसको असल में कहा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके, यानी कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द फंजी विच डिराइव देयर फूड डायरेक्टली फ्राम डेड ऑर्गन। अब ये तो पता है आपको, फंजी हेटरोट्रॉफिक है, ये जो जब डेड पे डिपेंड करती तो उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। सेप्रो मीन्स डेड, जब वो डेड से ले तो उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक। कुछ पैरासाइटिक होती हैं, कुछ सिम्बायोटिक होती हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक होती हैं। तो बहुत सारे टाइप है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कौन से वाले हैं जो डेड पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद है कि द मोस्ट कंटेजियस कॉमन कंटेजियस फंगल डिजीज़, कोई वायरल या कोई और नहीं, बैक्टीरियल नहीं। अब यहाँ पे फंगल कंटेजियस वो होती है जो जल्दी में या कहीं पे वो जो फैल जाए आगे, तो उसको हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज़। तो 19 नंबर में असल में जिसका सही जवाब है वो टेनियासिस, या टेनियासिस जो है वो डिजीज़, वो क्या होती है, वो फंगल डिजीज़ है। और ये स्किन डिजीज़ है, क्या है, स्किन में यानी कि ये डिजीज़ काज होती है, तो आउटर लेयर जो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेनियासिस, ठीक है ना। टेनिया जो होता है उसकी वजह से ये होती है। नॉन वस्कुलर प्लांट से रिप्रोड्यूस हो रहे, एक ऐसे प्लांट से जो नॉन वस्कुलर हो, वस्कुलेचर भी ना हो, तो वो किससे कैसे यानी कि बढ़ते जा रहे। अगर नॉन वस्कुलर होंगे तो ये सिंपलेस्ट टाइप होंगे, तो हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स पैदा करते हैं, और वो आगे जो है वो हवा के थ्रू या कहीं और पानी वगैरह के थ्रू यानी कि आगे जाकर पहुंच जाते हैं। तो ये होती है बाय स्पोर। उसके बाद हमारे पास है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैग्मा ऑफ स्टेल। अभी ये तो बहुत इजी है, इसका जो सही जवाब है वो है पोलिनेशन। जब यानी कि पोलन ग्रेन से यानी कि एंथर से उड़कर स्टैग्मा तक जब गिरते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि पोलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है, पोलिनेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इसमें काफ़ी है। सुबह जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखेंगे। शुक्रिया।